बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एक्चुअली काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म क्या है और दूसरा हार्मोन्स का इफ़ेक्ट विद इन अ किडनी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब वाटर की सप्लाई लिमिटेड होती है तो वाटर की कंजर्वेशन जो होती है वो बॉडी का मेन फंक्शन होता है, और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये किडनीज़ परफॉर्म करते हैं। अब हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, तो इस फिल्ट्रेट में से जो एसेंशियल थिंग्स होती हैं, एसेंशियल साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है इन द केस, तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये किसके थ्रू होता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू, और इसमें हार्मोन्स वगैरह इसकी हेल्प करते हैं। तो फिर हम इस बेस में हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक हार्मोनल मैकेनिज़्म है और दूसरा काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म। अब सबसे पहले हम काउंटर करंट को अगर देखें तो कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब होती है, और नीचे जब हम लोग मूव करते हैं विद इन वसा रेक्टा तो वहाँ पे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को इंक्लूडिंग डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। तो जब डिसेंडिंग लिम्ब यानी जो नीचे वाली लिम्ब है और असेंडिंग लिम्ब, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा लूप ऑफ हेनले। ठीक। अब नेफ्रॉन्स इसमें कौन से यूज़ किए जाते हैं? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जब ट्रैवल करेंगे तो वो वैसा रेक्टे बनाते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर मौजूद हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म के अंदर मौजूद। The interstitial fluid of the kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part. Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism of counter current multiply. ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, आज ये दोबारा डिस्कस हो रही है। अब इससे होता क्या है और एक्चुअली काउंटर करंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है? द मैकेनिज़्म काज, ऐसा मैकेनिज़्म जो कि क्या करता है? ग्रेजुअल ऑस्मोटिक फ्लो करता है। किसका? वाटर का। फ्रॉम फिल्टरेट, इट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, बैक टू द किडनी एज इज पासिस डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले की तरफ ये मूव करता है तो ये सारे का सारा मैकेनिज़्म फॉलो करता है। अब हमने डिसेंडिंग लिम्ब की तो बात कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं असेंडिंग लिम्ब की। Ascending loop of Henle does not allow outflow of water from its filtrate. Ascending limb of Henle outflow को फॉलो नहीं करवाती, इंस्टेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन इनटू द किडनी। ठीक है, लेकिन ये करेगी क्या? सोडियम आयंस को किडनीज के अंदर मूव कराती है टू सस्टेन हाई कंसेंट्रेशन। अब हम लोगों ने बात की है बच्चों जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की, हमने बात की है डिसेंडिंग लिम्ब की, हमने बात की है असेंडिंग लिम्ब की, और हमने जो कंपाउंड्स पढ़े हैं एक वाटर पढ़ा है और एक सोडियम पढ़ा है। हमने बात की कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए यूज़ की जाती है और जो असेंडिंग लिम्ब है वो सोडियम आयन के लिए यूज़ की जाती है। ये आप लोगों के सामने जो डायग्राम मैंने शो की है इनमें एक असेंडिंग लिम्ब है और एक डिसेंडिंग लिम्ब है। एक जो है वाटर को इंटर करवा रही है और दूसरा एक कंपाउंड्स की बैलेंस कर रही है, जहाँ पे सोडियम है, कैल्शियम है और क्लोरीन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि हार्मोनल मैकेनिज़्म इसके अंदर कैसे हैं, तो दो हार्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरोन और एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर हम लोग बात करें एल्डोस्टेरोन की, तो एल्डोस्टेरोन ज़रूरी है सोडियम के अपटेक के लिए, और ये कहाँ पे है? असेंडिंग लिम्ब पे डेफिनेटली, और इसको हम असेंडिंग लिम्ब को थिक लूप कहते हैं, थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। अब ये हार्मोन आता कहाँ से है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। मैंने आपके सामने एक हार्मोन पढ़ा है एल्डोस्टेरोन, और ये किसके लिए ज़रूरी है? एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम के लिए, और ये होता कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब पे, और असेंडिंग लिम्ब को हम कहते हैं, दूसरा इसका नाम है थिक लूप ऑफ हेनले। और ये हार्मोन जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से आता है।
उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब एक साइड पे असेंडिंग लिम्ब के अंदर एल्डोस्टेरोन मौजूद है, तो दूसरी साइड पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया है कि एक तरफ सोडियम का अपटेक होता है, सोडियम का साल्ट्स का बैलेंस होता है, और दूसरी तरफ वाटर का बैलेंस है। तो डेफिनेटली एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। अब the other side in nephron where reabsorption of water take place is collecting tubule. Antidiuretic hormone released from the posterior pituitary. पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। उसका एक इंटीरियर लूब होता है, एक मीडियल लूब होता है, एक पोस्टीरियर लूब होता है। तो जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो पोस्टीरियर से आ रहा है, और ये क्या करेगा, जो फिल्टरेट है उसमें से वाटर की ट्रांसपोर्ट करेगा किडनीज में। अब जब वाटर की सप्लाई एक्सेस में है तो इसी से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाती है। और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस कैसे होगी, क्योंकि ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा, और उस वक्त बॉडी फ्लूइड की जो कंडीशन होगी वो हाइपरओस्मोटिक नहीं होगी, उस वक्त बॉडी की जो कंडीशन है वो हाइपोओस्मोटिक होगी। उसके बाद किडनीज एक्ट करते हैं एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि जनरली अगर आप देखें तो जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, और जब हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन की प्रोडक्शन भी कम होती है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि किडनीज एज आ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन एक्ट करते हैं। आज के टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कस की है चीज़, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर को डिस्कस किया है, और एक जो है वो हार्मोनल मैकेनिज़्म को डिस्कस किया है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, जबकि हार्मोन के अंदर दो हार्मोन इन्वॉल्व हैं, एक एल्डोस्टेरोन और एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन सोडियम के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। एक असेंडिंग लिंग में मौजूद होता है और एक डिसेंडिंग लिंग में मौजूद होता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक तो उसमें हमने किडनी प्रॉब्लम्स और केयर्स को डिस्कस करना है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।